हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फिशरीज सेशन जहाँ पे हम लोगों ने फिशरीज के क्वेश्चन टॉपिक वाइज करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोशिश ये है कि फिशरीज हम लोग पूरा कवर करें। आज हम लोग पिछली बार हम लोग वेटलैंड्स पे कर रहे थे। वेटलैंड के कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो आज की स्लाइड में लास्ट में हमने रखे हुए हैं। ठीक है, पर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एक नई टॉपिक से। आज हम लोग पहले देखेंगे फिश माइग्रेशन के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं। दूसरा हम लोग आज पढ़ेंगे फिश फिजियोलॉजी के बारे में, थोड़ा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो फिश माइग्रेशन के रिगार्डिंग ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर फिश डेट माइग्रेट विद इन फ्रेश वाटर ओनली। यहाँ पे आपसे टर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भाई फिश माइग्रेशन है क्या। फिश, व्हाट इज फिश माइग्रेशन। फिश अपनी लाइफ में कई बार माइग्रेट करती है, मतलब क्या करती है, मूव करती है। मूव करती है मतलब मान लो कि इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये इधर क्या ओशन है और ये इधर क्या है, रिवर है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 मिनट लूँगा क्योंकि यहाँ पे आपको सारे टर्म्स जानना जरूरी है और वो टर्म्स याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल से मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक बार यहाँ पे टर्म से आया हुआ भी है। ठीक, तो ये ओशन है, ये रिवर है। ओशन मतलब सॉल्ट वाटर, ओशन या सी मतलब सॉल्ट वाटर है, खारा पानी। और रिवर मतलब क्या हुआ, फ्रेश वाटर हो गया। ठीक है, दिस इज फ्रेश वाटर है। ठीक, अब कुछ फिश ऐसी भी होती हैं जो कि रिवर में रहती है। ठीक है, मान लो कि यहाँ रिवर में रह रही है। ठीक है, अब ये फिश क्या करती है, जब इसको ब्रीडिंग करनी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्प्स है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर फिश है, पर जब इन्हें ब्रीडिंग करनी होगी तो ये रिवर में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर मूव कर जाती है। ओशन तक नहीं जाएगी, रहेगी रिवर में ही, रहेगी फ्रेश वाटर में ही। ठीक है, ये रिवर के अंदर ही थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर मूव कर जाती है, क्यों, ब्रीडिंग करने के लिए। तो इस टाइप की फिश को हम बोलते हैं क्या, पोटेमोड्रोमस फिशेस। ठीक है, पोटेमोड्रोमस फिशेस क्या होता है, जो आपका फ्रेश वाटर के अंदर ही माइग्रेट करती है, ये ओशन में नहीं जाएगी। ओशन में जाएगी तो निपट जाएगी। ठीक है, तो रिवर में ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइग्रेट करेगी, क्यों, ब्रीडिंग करने के लिए, तो हम बोलेंगे पोटेमोड्रोमस। इसी टाइप से अगर कोई फिश ओशन में प्रेजेंट है और माइग्रेट कर रही है ओशन के अंदर ही, मान लो कि इसको यहाँ पे सूटेबल कंडीशन नहीं थी ब्रीडिंग की और वो सूटेबल कंडीशन ढूंढते ढूंढते थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइग्रेट कर गई या किसी दूसरे ओशन ही पहुंच गई। ठीक है, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे क्या, ओशियनोड्रोमस। ठीक है भाई, दो टर्म क्लियर हो गए। एक पोटेमोड्रोमस यहाँ पे टर्म क्लियर हो गया, दूसरा हमारा ओशियनोड्रोमस, दो टर्म यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक, तो अगर फ्रेश वाटर के अंदर माइग्रेट करेगी तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे पोटेमोड्रोमस फिशेज हो गई। अगर ओशन में रहती है और ओशन के अंदर ही माइग्रेट करेंगी ब्रीडिंग के लिए तो उसको हम बोलेंगे ओशियनोड्रोमस। जैसे कि ट्यूना है, बहुत सारी मेरिन फिशेज होती है भाई, ट्यूना है, मैक्रेल वगैरह है, तो ये सारी की सारी क्या होती है, ओशियनोड्रोमस होती है। ओशन में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइग्रेट कर जाती है। ठीक है, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कौन सी फिश है। अभी हमने देखो क्या बात करी है, फिर से आ जाओ जरा इस पे। क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लो, आंसर कर लो, उसके बाद हम लोग वापस उसी डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कौन सी फिश माइग्रेट करती है ओशन से फ्रेश वाटर में। हाँ ठीक है ना, चलो क्या कह रहा है कि कौन सी फिश माइग्रेट करती है ओशन से फ्रेश वाटर की तरफ, है ना। मैं वॉइस चेक कर रहा था, कई बार वॉइस माइक जो होता है ऑफ रह जाता है, पर ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या होता है, फिश माइग्रेट कर रही है। चलो अब देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, कौन सी फिश ओशियन से रिवर की तरफ माइग्रेट करेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अभी हमने बात करी कि भाई रिवर में से रिवर में ही माइग्रेशन, ओशियन से ओशियन में ही माइग्रेशन, ये दो टर्म हमने डिस्कस कर लिए। अगर कोई फिश फ्रेश वाटर में रहती है और माइग्रेट करती है ओशियन में ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, कहाँ रहेगी, रिवर में, पर जब उसको ब्रीडिंग करनी होगी तो वो मूव करके कहाँ चली जाएगी, ओशन में चली जाएगी। पूरी जिंदगी अपनी कहाँ बिताई है उसने, रिवर या फ्रेश वाटर में बिताई है, कैटाड्रोमस। ठीक है, बट जब उसको ब्रीडिंग करनी होगी तो वो ओशियन में जाएगी, तो ऐसी फिशेज को हम बोलते हैं कैटाड्रोमस बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है कि भाई कुछ ऐसी फिशेज भी होती हैं जो ओशियन में रहती हैं, पर जब उन्हें ब्रीडिंग करना होगा तो वो आएंगी कहाँ, फ्रेश वाटर की तरफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल है क्या, इसको हम क्या कहते हैं, एनाड्रोमस। ठीक है, तो ये फिश माइग्रेशन का एक वीडियो भी मैंने पूरा बनाया है, सेम ही चीज़ एक्सप्लेन करी। यहाँ समझ आ गया, अच्छा नहीं आया तो वीडियो देखो, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, एनाड्रोमस हो गया, जो ओशन में रहेंगी लाइफ टाइम, पर जब उन्हें ब्रीडिंग करनी होगी तो ब्रीडिंग के लिए वो मूव कर देंगे कहाँ, रिवर की तरफ, जिसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कौन, हिल्सा। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हिल्सा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, डन। पोटेमोड्रोमस समझ में आ गया, फ्रेश वाटर के अंदर जो माइग्रेट करती हैं। ओशियनोड्रोमस समझ में आ गया, जो सिर्फ आपका ओशियन के अंदर माइग्रेट करेगी। ठीक है, उसके अलावा दो टर्म हमने और देख लिए, एक हमने देख लिया क्या, कैटाड्रोमस।
जो आपका फ्रेश वाटर में रहती हैं पर आपका ब्रीडिंग ओशन में कर लेगी। फिर ऐसी आ गया एनाड्रोमस, ठीक है, जो आपका ओशन में रहती है पर ब्रीडिंग के लिए आएगी कहाँ, फ्रेश वाटर में आएंगी, ठीक है। इन दोनों को हम बोलते हैं क्या, डायएड्रोमस फिशेस, डायएड्रोमस। जो रहती फ्रेश वाटर में है पर ब्रीडिंग के लिए ओशन में गई, या जो रहती ओशन में ब्रीडिंग के लिए फ्रेश वाटर में, उसको हम बोलते हैं क्या, डायएड्रोमस फिशेज बोलते हैं। इसके अलावा बस एक चीज़ और बचती है यहाँ पे, आपका फिश माइग्रेशन में 2 टर्म हो गए और यहाँ पे भी 2 टर्म हो गए आपके, ठीक है। तो टोटल आपके ये 4 टर्म्स यहाँ पे हो चुके हैं। डायएड्रोमस 20 में जोड़ दो तो 5 टर्म यहाँ पे हो गए। एक और टर्म बचता है जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं एम्फीड्रोमस। एम्फीड्रोमस, एम्फीड्रोमस और डायएड्रोमस दोनों सिमिलर सी चीज़ें हैं, मतलब इसमें ओशन से फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर से ओशन में मूव करेगी फिश। एम्फीड्रोमस में भी सेम चीज़ होती है, ओशन से फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर से ओशन में फिश जाएगी, ठीक। बट डायएड्रोमस में फिश जाती है ब्रीडिंग के लिए जाएगी, पर यहाँ पे फिश ब्रीडिंग के लिए नहीं जाएगी, यहाँ पे फिश जाएगी फीड, खाना ढूंढने के लिए या फिर नया हैबिटेट ढूंढने के लिए, ठीक है। तो अगर वो आपका ब्रीडिंग के अलावा किसी और रीजन के लिए माइग्रेट करेगी तो डैट विल बी नोन एज एम्फीड्रोमस। एग्जाम्पल्स में आपको मेन क्या याद रखना है, हिल्सा का याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल्सा ऐसी फिश है जो एनाड्रोमस के अंदर आएगी, ठीक है। आई थिंक इतना आपका इनफ है फिश माइग्रेशन के लिए। चलो बताओ भाई, हाँ यही वाला मैंने अभी आपको बताया। एम्फीड्रोमस क्या होता है कि वो फिश जो सेल्ट और फ्रेश वाटर के बीच मूव तो करती हैं पर ब्रीडिंग के लिए मूव नहीं करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्या, एम्फीड्रोमस उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो फिश माइग्रेशन लिखो, सारे टर्म्स नोट डाउन करो और किस टर्म का क्या मतलब है, एरो बना दो। ओशन से फ्रेश वाटर में जाएगा या फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में जाएगा, जो भी है एरो बनाओ, याद करो। चलो भाई, फिश फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब क्या, हम जो फिश है इसके अंदर की बात करेंगे, इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, है ना, बायोलॉजी नहीं पढ़नी हमें, बट थोड़ी बहुत तो बात हमें पढ़नी होगी, फिश के बारे में इतना पढ़ ही रहे हैं। तो विच फिश स्पीसीज लैक्स अ स्टमक एंड इज क्लासिफाइड एज ए गैस्ट्रिक फिश, ठीक है। फिशेज 2 टाइप की हैं यहाँ पे, एक को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक फिश, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक मतलब जिनमें स्टमक होगा, पर कई सारी फिशेज ऐसी भी होती हैं जो होती हैं ए गैस्ट्रिक, मतलब जिनमें स्टमक नहीं होगा, नो स्टमक, जिनमें स्टमक नहीं होगा, ठीक है। मतलब फिश ये रही, इसका माउथ होगा, माउथ के बाद जैसे हमारा सिस्टम है ना, सिमिलर फिश का भी होता है कि भाई माउथ है, उसका फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स यही होता है हमारे गला जहाँ से आवाज़ निकालते हैं। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, ईसोफेगस, जिससे खाना हमारा नीचे जाता है। तो फिश में भी वही चीज़ है भाई, इसका ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद इसका स्टमक आता है, स्टमक के बाद इसकी भी इंटेस्टाइन आती है, ठीक है। अभी आप हम लोग डायग्राम में भी ये चीज़ देख लेंगे, पर यहाँ मैं बस ये बोल रहा हूँ कुछ फिशेज में ये स्टमक नहीं होता, उनका स्टमक बहुत हल्का छोटा सा होता है, होता ही नहीं है, सीधा इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं ए गैस्ट्रिक फिशेज। और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्या, इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कार्प्स। कार्प्स तो इंपॉर्टेंट है ना भाई, कार्प्स ही तो इंपॉर्टेंट है फिशेज में सबसे ज़्यादा, और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो सैल्मोनॉइड है, कैट फिशेज हैं, तिलापिया हैं, ये सारी की सारी गैस्ट्रिक फिशेज के अंदर आती हैं, जिनके पास स्टमक डेवलप होता है, स्टमक ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो कार्प्स क्या है, कार्प्स के पास स्टमक नहीं है, कार्प्स जो है एक गैस्ट्रिक फिशेज के अंदर आती है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बकल टीथ इन ए गैस्ट्रिक फिश। कह रहा है कि भाई जो ए गैस्ट्रिक फिश है, ए गैस्ट्रिक मतलब क्या, जिनका स्टमक नहीं है, तो उनके पास कुछ बकल टीथ होते हैं। बकल टीथ क्या हुआ, देखो जल्दी से, बकल टीथ क्या हुआ, ये रहा फिश का माउथ, ये रहा फिश का माउथ हो गया, इसका मुंह हो गया, ठीक है, ये रहा फिश का माउथ हो गया। माउथ के बाद क्या आता है, बकल कैविटी आती है। बकल कैविटी क्या हुआ, हमारा माउथ है, उसके बाद हमारी बकल कैविटी है जिसमें हमारे टीथ आ रहे हैं, ठीक है। टीथ हमारे क्या है, हमारी बकल कैविटी में। बकल कैविटी के बाद हमारा फेरिंग्स आएगा, तो इसमें भी इसका माउथ है, माउथ के बाद बकल कैविटी आएगी, बकल कैविटी के बाद इसका फेरिंग्स आएगा, ठीक है। फेरिंग्स के बाद आता है क्या, ईसोफेगस आता है। फेरिंग्स के बाद जो है वो इस तरीके से, जो हमारा फूड पाइप है ना, ये फिश का फूड पाइप है जिसको हमने बोल दिया क्या, ईसोफेगस, जिससे खाना नीचे जाएगा, ठीक है। ईसोफेगस के बाद फिर स्टमक आता है, स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये रहा आपका फिश का। अब कुछ जैसे हमने कार्प्स की बात करी, कार्प्स में क्या होता है, उसके माउथ में कोई टीथ नहीं होते, ठीक है, पर उसकी बकल कैविटी में कुछ छोटे छोटे से टीथ होते हैं। और इन टीथ का काम क्या होता है, ये जो बकल टीथ्स होते हैं, ये कभी भी जो ये फिश या कुछ भी खाना चाहती है तो इसको टीयर करने के काम में नहीं आएंगे ये बकल टीथ, ठीक है। इतने स्ट्रांग नहीं होते, इतने शार्प नहीं होते, ये बस ये काम में आते हैं कि इसने किसी चीज़ को पकड़ा तो उसको क्या कर सके, उसको होल्ड करके रख सके, उसके मुंह से वापस ना निकल जाए, तो उसको होल्ड करने के ये काम आते हैं। तो कैप्चरिंग एंड होल्डिंग द फूड, ठीक है, ये काम होते हैं किसका, बकल कैविटी में जो कार्प्स के टीथ
प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और कुछ टीथ इसके फेरिंग्स में, गले की तरफ भी हल्के से कुछ टीथ होते हैं जो थोड़ा सा फूड को क्या करते हैं, मतलब एकदम डाइजेस्ट भी नहीं करते पर थोड़ा सा रेडी करते हैं कि अब फूड जो है स्टमक के अंदर जा रहा है तो ये थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए, रेडी हो जाए डाइजेशन के लिए, ठीक है। पर हाँ, बेचारे के पास स्टमक नहीं है, सीधा इंटेस्टाइन पे निपटेगा, ठीक। तो ये हो गई यहाँ पे गैस्ट्रिक फिशेज की बात, की बकल कैविटी का क्या रोल है। एक चीज़ और देख लो भाई, यहाँ पे ये पाइलोरिक सीके भी इनके स्टमक के पास में होता है, ठीक है। इनका जहाँ पे स्टमक खत्म हो रहा है, इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इनका होता है पाइलोरिक सीके। और ये पाइलोरिक सीके क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा जो फिश का फूड जो है डाइजेस्ट करेगी, कौन, पाइलोरिक सीके, ठीक है। तो आपको बकल कैविटी समझ आ गया। बकल कैविटी में कार्ब्स के बकल कैविटी में टीथ है जो क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करने के काम आएंगे। अब देखो यहाँ पे दो टर्म लिखे, कॉप ड्रम और रंप ड्रम, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब फिश का भाई सर्कुलेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक। अब कह रहे हैं कि भाई फिश सर्कुलेशन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब फिश के दिल की बात हो रही है, ठीक है। हमारे पास ही दिल नहीं है, फिश के पास भी दिल होता है, पर फिश का दिल हमारे जितना बड़ा नहीं है, फिश का जो दिल है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग का जो दिल है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। ये कुछ और ही बन गया, ठीक है। क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक। इस तरीके से बनाते रहो, ये रहा, ठीक है। ये आपका क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन बींग के अंदर। 2 एट्रिया होती हैं और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक। अब जैसे जैसे हम लोग लैंड से, टेरेस्ट्रियल जगह से पानी की तरफ जाएंगे तो हार्ट के चैम्बर कम होते जाएंगे। हमारे अंदर 4 चैम्बर हैं, हम रहते हैं लैंड के ऊपर, ठीक। अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, ठीक है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स हो गए, मतलब जो सांप वगैरह हो गए, फ्रॉग वगैरह हो गए, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। इनके पास क्या होता है, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, इस तरीके से 4 चैम्बर्ड ही बन गया, ठीक है। इनके पास क्या होगा, इस तरीके से 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 3 चैम्बर्ड एम्फीबियंस के पास, ठीक है। और जो आपकी फिशेज होती है इनके पास क्या होता है, सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 1 एट्रिया होगी और सिर्फ 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो फिश का हार्ट है वो सिर्फ 2 चैम्बर्ड होगी, जिसमें एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक। पहली बात ये होगी फिश का हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होगा, ठीक है। फिश का हार्ट की बात होगी। अब देखो जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है। अब ये रहा फिश का ब्लड, ये रहा फिश का हार्ट, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, 1 मिनट में ये कॉन्सेप्ट समझ लो जल्दी से। हमारे अंदर भी सिमिलर से ही प्रोसेस होता है, बस हल्का से डिफरेंस होता है। ये रहा भाई फिश का हार्ट, ठीक है। अब फिश के हार्ट ने ब्लड को पंप किया गिल्स की तरफ, ठीक है। फिश के हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया गिल्स की तरफ। अब इस ब्लड में काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। गिल्स में क्या होता है, गिल्स में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये वाटर में चला, वाटर के साथ गिल्स से बाहर निकल जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो हार्ट ने एक ब्लड पंप किया है, इस ब्लड में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। गिल्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। तो इसके बाद जो ये रेड कलर का ब्लड दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन फिर फिश के टिश्यूज़ को पहुंचेगा, जो भी उसके अलग अलग ऑर्गन है वहाँ तक उसके टिश्यूज़ में क्या पहुंच जाएगा, ये ऑक्सीजन पहुंचेगा। फिर ऑक्सीजन वहाँ पे क्या होगा, टिश्यूज इस ऑक्सीजन को ले लेंगे और इस ऑक्सीजन की जगह ब्लड में वापस क्या करेंगे, CO2 डाल देंगे और फिर ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, ये आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, क्योंकि जो ब्लड है वो आपका एक पर्टिकुलर लूप में फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम भी आप इसको कह सकते हो, सिंगल क्लोज। मैं एक बार में ही लिख देता हूँ सब कुछ यार, है ना, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये सारा कुछ ये लाइन समझाने के लिए लिखी है कि आपके जो फिश की सर्कुलेशन की बात करें तो इट इज सिंगल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम विद 2 चैम्बर्ड हार्ट, बस यही है इसका सारा का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इतना बहुत है, इतना बहुत है। इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिंगल सर्कुलेशन है, एक ही बार में पूरा ब्लड जो है वो घूम के चला जाएगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड है वो एक पर्टिकुलर लूप में जो है जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ में ओपन सर्कुलेटरी भी होता है, उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, ब्लड जो होता है वो सीधा ऑर्गन के ऊपर जाके गिरता है, ठीक है। वो इस तरीके से फ्लो नहीं होता, वो सीधा ऑर्गन्स के ऊपर जाके गिरता है। तो यहाँ वैसा कुछ नहीं, एकदम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और 2 चैम्बर हार्ट है फिश का, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो सेकेंड ऑप्शन अगर आपने किया तो बिल्कुल सही, वरना फिर आपको नोट डाउन करनी है चीज़। अब देखो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉम्प्यूटर, ठीक है। अब इसका अभी भी फिजियोलॉजी चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग ये चीज़ थोड़ा पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, ये मत समझना कि भाई फिजियोलॉजी क्या हो रही है, डीप जा रहा है, डीप नहीं जा रहा है, तो बहुत ऊपर ऊपर ही चल रहे हैं अपन, ठीक है। जहाँ डीप जाना होगा वहाँ डीप भी जाएंगे। तो देखो अगर ये टर्म का मतलब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉपड्रम, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका फिर मतलब समझा देता हूँ। स्टमक इज नॉट अ पार्ट ऑफ रम्प ड्रम,
कॉपड्रम, ठीक है, जो यहाँ पे कॉपड्रम वर्ड लिखा है इसमें स्टमक नहीं आता। अब क्यों नहीं आता, बी ऑप्शन होगा इसका। क्यों नहीं, क्यों होगा बी ऑप्शन, इसलिए होगा, देखो जो कॉपड्रम होता है ना, COAPMF, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कॉपड्रम जो होता है उसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं फिश में। फिश का माउथ आएगा, फिश की बकल कैविटी आएगी, जो हमने बात कर ली, माउथ हमारा, बकल कैविटी में हमारे टीथ हैं, और फिर क्या है हमारा फेरिंग्स है, तो और तीसरा फिश का फेरिंग्स है। तो बस ये 3 चीज़ें हैं जो आती है कॉपड्रम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो भी पार्ट है, उसके अलावा ईसोफेगस है, स्टमक है, पाइलोरिक सीक है, उसकी किडनी है, उसकी इंटेस्टाइन है, जो भी पार्ट है इसके बाद के वो सारे आते हैं रम्प ड्रम के अंदर, RUMP, रम्प ड्रम, ठीक है, रम्प ड्रम। स्पेलिंग एक बार चेक करना, ठीक है, मैं स्पेलिंग एग्जैक्टली भूल रहा हूँ इसकी, पर इसी तरीके से कुछ स्पेलिंग एक बार चेक करना, इसलिए मैंने पीछे वो लिखा था क्योंकि मुझे पता है स्पेलिंग यहाँ पे एक आध अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। पर ये टर्म समझ गए ना आप, कॉपड्रम का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग की 3 चीज़ें हैं, उसका माउथ है, उसकी बकल कैविटी, उसका फेरिंग्स है, इसका काम क्या हुआ, फूड को रेडी करेगा ये डाइजेशन होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद का जितना भी आपका फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस स्टार्ट हो गया, और ईसोफेगस से लेके नीचे सारा जो पार्ट है वो रम्प ड्रम के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉपड्रम एंड रम्प ड्रम। वहाँ पे स्टमक लिखा था, वो उसका पार्ट नहीं होगा, ठीक। चलो, अभी भी फिश का भाई डाइजेशन चल रहा है। अब देखो ये थोड़ा सा वो चीज़ें है ना जो फिश के अंदर चल रही है, उसके ऑर्गन में चल रही है ना, तो थोड़ा समझना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि दिखता नहीं है सीधा सीधा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ फिश इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ लॉन्गर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कह रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी, मतलब किस टाइप की फिश है जिसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो लंबा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोले, एलिमेंट्री कैनाल बोले, सारी सेम थिंग है, ठीक है। इसके माउथ से आप स्टार्ट करोगे, और माउथ से लेके इसका स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब कुछ होते हुए इसके एकदम एनस तक अगर पहुंच गए तो इस पूरे को हम बोलेंगे इसकी एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या हमारे में भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कह रहे कि ये लंबा किसके केस में होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, इस टर्म का नाम होता है रिलेटिव गट लेंथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है, रिलेटिव गट लेंथ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव गट लेंथ। अब ये क्या होता है, रिलेटिव गट लेंथ क्या होती है पता होना चाहिए आपको। अब देखो रिलेटिव गट लेंथ क्या है, अगर ये फिश की, ये रही फिश, ठीक है, अगर हम फिश की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बाहर निकाल के खींच के रख देते हैं, ये हमने इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को निकाला बाहर और इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, पूरा स्ट्रेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे फोल्ड है ना इंटेस्टाइन में, इसको हमने पूरा ऐसे खोल के रख दिया, ठीक है। और ये रही हमारी वो फिश, ये रही फिश, और ये हमने उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पूरा सा खींच दिया, ठीक है। अगर हम लोग इसका रेशियो ले लें कि इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय बॉडी लेंथ, फिश की वो बॉडी लेंथ कितनी है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव गट लेंथ। उसकी गट की लेंथ क्या है, उसकी गट की लेंथ क्या है, रिलेटिव गट लेंथ, उसकी गट की लेंथ क्या है उसकी बॉडी के कंपैरिजन में, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट लेंथ सब एक ही बात है, ठीक। तो उसको अगर हम उसकी बॉडी की लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव गट लेंथ, ठीक है। तो जितना लंबा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उतना ही ज़्यादा रिलेटिव गट लेंथ भी आएगा। हर्बीवोर्स के केस में ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत लंबी होती है, उनको ज़्यादा लंबा डाइजेशन का पूरा चाहिए यहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे हम बात करें तो भाई अगर काऊ की हम बात करें तो भाई काऊ भी हर्बीवोर्स है, ठीक है, सारा हर्ब्स वगैरह ही, मतलब पेड़ पत्ते ही खाती है, ठीक। और ये जो होते हैं नहीं डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो उनकी भी पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है काफ़ी लंबी होती है। अब लायन की बात करें, लायन कार्निवोर है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल आपको छोटी देखने को मिलेगी, सेम चीज़ें हैं। जो भी हर्बीवोर्स फिश है उनकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी हो जाएगी, और अगर कोई कार्निवोर फिश है, ठीक है, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो छोटी होगी, ठीक। तो ये ध्यान में रखना कि रिलेटिव गट लेंथ या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो हर्बीवोर फिश की लंबी होती है, कितनी होती है, 8 से लेके 15 टाइम्स आ जाती है। मतलब इसका जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इसकी बॉडी लेंथ की 8 से लेके 15 टाइम लंबा होगा, ठीक है। आ गया समझ में, चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट में, बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट था। अब भाई फिश के हमने बात करी किसके रिगार्डिंग, हमने अभी उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह इन सब के रिगार्डिंग बात कर ली। डाइजेशन के बाद अब फिश के एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि भाई फिश का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो किस फॉर्म में रिलीज होता है। व्हाट इज द प्राइमरी नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय अ मोनोटेलिक टीलोइस्ट फिश। देखो ये वर्ड आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है।
अब इसमें कंफ्यूजन मत होना। टीलोइस्ट फिश क्या हुई, जो हम नॉर्मल हमारे सुनते ही दिमाग में आता है ना कि भाई फिश है, जल की रानी फिश है ना, ये रही फिश, तो ये आपकी सब टीलोइस्ट फिशेज में ही आ जाती है। ये जो फिश बनी है दिस इज ए टीलोइस्ट फिश, ठीक है। अब फिश में अलग ग्रुप होते हैं, मैक्सिमम फिश क्या होती है, टीलोइस्ट ही होती हैं। इलाज्मो ब्रांच, एक और ग्रुप आता है फिश का जिसको हम कहेंगे इलाज्मो ब्रांच, ठीक है। इलाज्मो ब्रांच फिशेज, एक टीलोइस्ट फिश हो गया, जो हमारी नॉर्मल बोनी फिशेज हैं, ये क्या है, बोन है इसके अंदर, बोनी फिशेज, तो ये हो गई टीलोइस्ट फिश। अगर इलाज्मो ब्रांच भी एक ग्रुप होता है, ठीक है। बोन मतलब जो हमारे हाथ में ये क्या है, बोन है, ठीक। पर हमारे कान में क्या है, हमारे कान में बोन नहीं है, ये एकदम जो आपका क्या है, ये आपका मतलब सॉफ्ट है थोड़ा सा टिश्यू, तो ये आपका यहाँ पे कार्टिलेज है, दिस इज कार्टिलेज। तो अगर फिश की बॉडी कार्टिलेज से बनी है, कार्टिलेजिनस फिश, जैसे कि शार्क, शार्क इज अ कार्टिलेजिनस फिश, शार्क है आपका। इसके अलावा स्केट्स और रेज वगैरह भी होते हैं, स्केट्स रेज, ठीक है। तो शार्क वगैरह ये इलाज्मो ब्रांच फिश में आता है, दीज आर नॉट बोनी फिश, दीज आर कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। तो आपके दो ग्रुप हो गए, एक टीलोइस्ट फिश हो गई जो मोस्ट ऑफ द फिशेज होती हैं, और कुछ कार्टिलेजिनस फिश भी होती हैं, इलाज्मो ब्रांच फिश या कार्टिलेजिनस फिश जैसे कि शार्क हो गई, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं टीलोइस्ट फिशेज की या मैक्सिमम फिशेज की अगर हम बात करेंगे, तो हमेशा याद रखना है दे रिलीज अमोनिया, ठीक है। अमोनिया क्या है, अमोनिया की देखो अमोनिया में एक फ़ायदा होता है, अमोनिया को रिलीज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, क्योंकि कई सारे एनिमल की बात करें, ह्यूमन बीइंग की भी बात करें या कई सारे और एनिमल्स की बात करें, तो अमोनिया को पहले वो यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक है। बट फिश डायरेक्ट अमोनिया रिलीज करती है, तो एक तो इसकी एनर्जी क्या लगती है, थोड़ा कम लगेगी। दूसरा, अमोनिया को रिलीज करने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए तब जाके अमोनिया क्या होगा, रिलीज होगा। तो फिश के पास वाटर की कोई कमी नहीं होती, ठीक। बट दिक्कत ये कि अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यूरिया इज नॉन टॉक्सिक बट अमोनिया इज टॉक्सिक। पर फिश मेंटेन कर लेती है, फिश उसको वाटर के साथ रिलीज कर सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम फिश में क्या होता है, अमोनिया होता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। बट जो इलाज्मो ब्रांच फिश है जैसे कि शार्क, उसमें आपका अमोनिया नहीं होता, उसमें होता है यूरिया, उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। और यूरिया की हेल्प से शार्क अपना ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन करता है, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर दिया मैंने, ठीक है। तो बस याद क्या रखना है आपको, बी ऑप्शन जो है, ज़्यादातर जो फिशेज है आपकी वो अमोनिया को रिलीज करती है, ठीक है। आई होप कि मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं चले जा रहा हूँ, ठीक है। पर अगर मैं जा भी रहा हूँ तो अच्छी बात है, आपके कॉन्सेप्ट ये क्लियर होने चाहिए। In which group of organism are the antennary or maxillary gland, also known as green glands, the primary excretory organ? कह रहा है कि भाई कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एंटीनरी या मैक्सिलरी ग्लैंड जो है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है। देखो अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह होंगे ना तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स जो है वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। पिछली बार एक क्लास में RAS रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम डाउट था, ठीक है। आई होप वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने उसका क्वेश्चन जो है अच्छे से डिस्कस किया था कि रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अगर जानना होगा आप फिर से एक बार कमेंट करो, मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले फिर से एक बार वही बता दूंगा। बाकी किसी को भी कोई डाउट होगा कमेंट में लिखना, चीज़ें समझ में आ रही होगी तो वो भी एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। और वीडियो शेयर भी कर सकते हो बाकियों के साथ, अगर अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तभी, है ना, वरना क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंसेक्ट ऑफ सी। क्या कहते हैं हम इनको, इंसेक्ट ऑफ सी कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, इंसेक्ट ऑफ सी, एकदम इंसेक्ट जैसे ही, क्योंकि ये दिखने भी लगते हैं, ठीक है। हम कहते हैं क्रस्टेशियंस को, जैसे कि क्रैब्स हो गए और लॉबस्टर्स हो गए, ठीक है। क्रैब्स है, लॉबस्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, प्रॉन्स हैं, तो सारे आपके क्रस्टेशियंस के अंदर ही आते हैं। अब इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, क्या बोला, जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कहाँ होता है, वो इनके हेड की तरफ होता है, इनके सर की तरफ होता है, ठीक है। इनका क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके सर की तरफ जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जो ट्यूब है, ठीक है, जहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज होगा, इसकी अगर ट्यूब एंटीना के इनके नीचे खुल रही है तो उसको हम बोल देते हैं एंटीनरी ग्लैंड। कई बार ये ट्यूब मैक्जिला के नीचे खुलती है, जो इंसेक्ट में मैक्जिला होता है इनके पास भी मैक्जिला होता है, तो अगर ये ट्यूब मैक्जिला के नीचे खुलेगी तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का दिखता है इसलिए इसको ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। तो क्रस्टेशियन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है वो आपके यहाँ मेंशन है, एंटीनरी ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो भाई आगे हमारी फिश करके, हाउ डू फ्रेश वाटर टीलोइस्ट फिश रेगुलेट देयर इंटरनल इन्वायरमेंट रिलेटेड टू देयर सराउंडिंग वाटर। एक्सक्रीशन के बाद अगर हम बात करें, एक्सक्रीशन के बाद अगर हम बात करें, अच्छा एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, अगर मैं स्नेल्स की बात करूं तो स्नेल्स के केस में आपको नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया या फिर ऑर्गन ऑफ, हाँ ठीक है,
नेफ्रीडिया या फिर ऑर्गन ऑफ बोजेनस देखने को मिलता है। ठीक है, स्नेल आपका मोलस्क है, तो ज़्यादातर मोलस्क के केस में वो क्रस्टेशियन था जिसमें ग्रीन ग्लैंड था, पर अगर मैं मोलस्क की बात करूँ, मोलस्क मतलब ऑक्टोपस हो गया, स्नेल्स हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नेफ्रीडिया देखने को मिलता है या फिर ऑर्गन ऑफ बोजेनस एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये और अब एक्सक्रीशन की बात हो गई, अब हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे आपका ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या हुआ भाई, फिश कभी फ्रेश वाटर में रहती है, कभी फिश सोल्ट वाटर में भी रहती है। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा सा बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, देखो समझो एक बार, मान लो कोई फ्रेश वाटर फिश है, ठीक, फ्रेश वाटर फिश में क्या होता है कि ये रिवर में रह रही है, अब रिवर में सॉल्ट कंटेंट जो होगा वो कम होगा। ठीक है, फ्रेश वाटर की बात करी ना क्वेश्चन में, हाँ फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, क्या है सॉल्ट कंटेंट जो है रिवर के वाटर में थोड़ा सा कम होता है, और फिश की बॉडी के अंदर सॉल्ट कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपको जब भी ऑस्मोसिस समझना है तो टेक्निकल टर्म में तो आपको जब जाना हो आप जाओ, पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा। अगर मैं दो सब्सटेंस यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, बीच में एक मैं मेम्ब्रेन लगा दूँ, तो हमेशा याद रखना जो आपका वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि भाई ये अगर मान लो कि इधर मैंने सॉल्ट रखा है, इधर वाटर रखा है, छोड़ो सब कुछ, भाई इतना ध्यान रखो वाटर का जो मूवमेंट है वो हमेशा कहाँ होगा आपका, जिधर गाढ़ा सॉल्यूशन है, मतलब जिधर मैंने शुगर या जिधर मैंने सॉल्ट डाला हुआ है, वाटर का मूवमेंट हमेशा उधर की तरफ होगा। इसमें मतलब समझो यहाँ पे अगर सॉल्ट में कह रहा हूँ पानी में कम है, मछली के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट फिश के अंदर हो जाएगा। इसके स्किन से वाटर का जो मूवमेंट है फिश के अंदर होने लगेगा, फिश फूलने लगेगी। ठीक है, पर फिश ऐसे फूलती नहीं है, फूलती है अगर उसमें कोई डिसीज होगी तब फूल भी जाती है। ठीक है, आगे की बात है, ये समझ गए, सॉल्ट बाहर कम है, इसके अंदर ज़्यादा है, तो वाटर का जो फ्लो है फिश के अंदर होने लग जाएगा। अब फिश यहाँ पे इसको मेंटेन कैसे करेगी, फिश क्या करती है, जो एक्स्ट्रा वाटर आएगा उसको एक्स्ट्रा यूरिन प्रोड्यूस करती है। फिश की यहाँ पे जो किडनी होती है वो इस एक्स्ट्रा वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, यूरिन बनाती है और उस वाटर को, एक्सेस वाटर को रिलीज करती है। तो इनके पास वेल डेवलप किडनीज होती हैं फ्रेश वाटर फिशेज के पास, जो एक्सेस वाटर को लगातार क्या करती है, एक्स्ट्रा यूरिन बना के रिलीज करती रहती हैं, तो इससे इनका वाटर बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हुई टिलोइस्ट फिश की। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपर ऑस्मोटिकली, क्योंकि भाई हाइपर ऑस्मोटिक की कंडीशन हुई क्योंकि वाटर जो है आपका अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, दिस इज हाइपर ऑस्मोटिक। अगर वाटर इससे बाहर जा रहा होता तो हम बोलते हैं हाइपर ऑस्मोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक की कंडीशन जो है वो बन रही है। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा, वरना देखो इसमें थोड़ा सा ये है कि एक बार ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट ना इससे पहले समझाना पड़ता है, उसके बाद ये चीज़ थोड़ा ईजी हो जाती है। बस एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ गए फिर ये आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो बट आई होप फिर भी इतना समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार बताना मुझे। चलो भाई, वेटलैंड फिशरीज के क्वेश्चन हैं, बट आज का हमारा टाइम हो चुका है अब। ठीक है, अब मतलब कि अब ये क्लास वगैरह भी स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो चलो वेटलैंड के हमने पिछली बार जो क्वेश्चन किए थे ना, वही 3-4 कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अब फिर मैं आपको वापस से नेक्स्ट क्लास में ही रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो तो जितना हमने आज किया उतना आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कार्प ब्रीडिंग एंड हैचरी। ठीक है, कि आपकी जो कार्प्स होती हैं, ठीक है, कार्प्स जिनका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करते हैं, तो वो ब्रीडिंग किस तरीके से करना चाहती हैं, और हैचरीज मतलब वो एग वगैरह कहाँ देंगी, उनके एग से लार्वा निकलेंगे, उसके अलग अलग मेथड होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और वेटलैंड्स वाले जो दो चार ही क्वेश्चन है वो, ठीक है, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपके लिए सेशन रहा होगा हेल्पफुल, तो भाई लाइक किया करो, कमेंट किया करो, या फिर उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और यहीं से हम लोग करेंगे इसको कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।